John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. the office of President of the United States. और इसलिए ट्रंप की जगहसाई भी हो रही है। ये देखिए जरा किस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया गया, उसकी पूरी एक्टिंग हो रही है। Versus Nico Maduro. Allá esta pelea, loco. Estos manes sí que están escabreadísimos. Estos manes están locos. Ahí lo decidimos, ¿no? Mister. Yes, peace. Forever, forever, forever. ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक शख्स ट्रंप बना हुआ है, दूसरा शख्स वेनेजुएला का राष्ट्रपति बना है। दोनों रिंग में आ गए। राष्ट्रपति बन जाऊं, मेरी मर्जी। डोनाल्ड ट्रंप के दिलो दिमाग में क्या चलता है कोई नहीं जानता। कभी वो शांति की बात करते हैं तो कभी युद्ध की। अब हमारी सेना इस मामले में बहुत गंभीरता से देख रही है। हम ठोस विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। कभी उन्हें नोबेल चाहिए तो कभी पूरा का पूरा देश ही कब्जाना चाहते हैं। हम ग्रीनलैंड पर कुछ करके ही रहेंगे, चाहे उन्हें पसंद हो या ना हो। अमेरिका के दो बार राष्ट्रपति बनकर भी ट्रंप खुश नहीं है। तभी तो अब उन्हें एक और देश वेनेजुएला का राष्ट्रपति बनना है। मतलब ट्रंप चाहे जो करे, और चाहते भी हैं, मुझे अब रोको नहीं, मुझे अब टोको नहीं, मेरा कहा सुन के तुम ऐसे अब चौको नहीं। ये भी अपने आप में मजाक है और शायद आप पहली बार सुन रहे हो।
कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक और देश का राष्ट्रपति खुद को कह रहा है। ये देख रहे हैं कुर्सियां हैं, उधर पहले से अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी थी और ये वाली दूसरी कुर्सी भी कब्जा ली है और राष्ट्रपति जेल में है जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर यह बड़ा ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताया है, यानी अमेरिका के बाद ट्रंप खुद को वेनेजुएला का राष्ट्रपति बता रहे हैं। ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्वीर शेयर की जो मैंने आपको दिखाई, जिसमें ट्रंप की फोटो के साथ एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला लिखा हुआ। ट्रंप की इस पोस्ट में जनवरी 2026 से पद संभालने का भी जिक्र है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके ट्रंप ने यह ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा वेनेजुएला का प्रशासन अमेरिका ही चलाएगा। जब तक वेनेजुएला में सुरक्षित सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी को 10 दिन बीत चुके हैं। निकोलस मादुरो फिलहाल अमेरिका की कोर्ट में मुकदमा झेल रहे हैं। इसी बीच ट्रंप ने वेनेजुएला का राष्ट्रपति बताकर हलचल और बढ़ा दी है। ट्रंप ने जो तस्वीर शेयर की है वो विकिपीडिया पेज का एक स्क्रीनशॉट है, जिसमें ट्रंप की फोटो के साथ उन्हें एक्टिंग प्रेसिडेंट लिखा गया है। साथ ही ट्रंप को अमेरिका का 45वां और 47वां राष्ट्रपति भी बताया गया है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। उधर वेनेजुएला में डेल्सी रोड्रिग्स अंतरिम राष्ट्रपति की शपथ ले चुकी हैं कि ट्रंप ने वेनेजुएला कब्जा लिया, राष्ट्रपति भी बन गए, तेल भी कब्जा लिया। अब अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट ट्रंप का क्या ईरान है? यह हम बहुत दिन से कह रहे हैं, लेकिन ट्रंप अब पूरी तैयारी कर चुके हैं और खबर यह भी है कि बंकर बस्टर बम गिराने तक की बात हो रही है। देखिए जरा ईरान में क्या हो रहा है। ईरान में प्रदर्शन हो रहा है। ईरान के खमनेई समर्थक कह रहे हैं ये आग लगवा रहे हैं ट्रंप। ईरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़कों पर, गलियों पर, चौराहों पर आग ही आग नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी गोलियां चला रहे हैं। इनके पास बंदूकें कहां से आई? ये बीच सड़क गोलियां चला रहे हैं, पुलिस को निशाना बना रहे हैं। पिछले दिनों में एक मस्जिद में आग लगाई गई। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, मस्जिद में तोड़फोड़ की तस्वीर। अब दूसरी तस्वीर देखिए जरा, जो सामने आई है। मस्जिद की तस्वीर आपने देखी और अलग अलग जगहों पर आग लगाई जा रही है। मस्जिद की सीसीटीवी तस्वीरें भी आई हैं। और इस हिंसा के बाद देखिए हो क्या रहा है ईरान में। इस हिंसा के बाद आलम यह है कि जगह जगह लाशें बिखरी पड़ी, मातम पसरा है। अब देखिए ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, यानी लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी है। वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस की है तो अमेरिका के टारगेट क्या होंगे अगर ईरान में टारगेट होंगे? अमेरिका का पहला टारगेट खुद खमनेई हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर बड़े हमले की तैयारी में है। ट्रंप ने अब कहा है ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। ईरान के खिलाफ हमारे पास कई विकल्प मौजूद हैं, वो कह रहे हैं। ऐसे में अमेरिका जल्द ही ईरान पर हमला कर सकता है। टारगेट नंबर 1 देखिए, यह ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई का केंद्रीय कार्यालय होगा, यानी उनका सेंट्रल ऑफिस। सभी बड़े राजनीतिक और सैन्य फैसले यहीं से लिए जाते हैं। तख्तापलट के लिए अमेरिका का पहला टारगेट यही होगा। टारगेट नंबर 2, ईरान की स्पेशल रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का हेडक्वार्टर। IRGC का जिम्मा है वो इस्लामिक सत्ता की रक्षा करे।
आईआरजीसी मुख्यालय पर अटैक करना मतलब सत्ता को खतरा। ऐसे में ईरान से जंग के हाल में आईआरजीसी को हराना बहुत जरूरी है। टारगेट नंबर 3, ईरान की मिसाइल सिटी की लोकेशन सार्वजनिक है। कहा यह जाता है यह इलाका पहाड़ों के बीच सुरंगों में है, जहां से ईरान दुश्मनों पर मिसाइल हमला कर सकता है। ऐसे में अमेरिका की हिट लिस्ट में मिसाइल सिटी भी होगी। अब टारगेट नंबर 4, ईरान की नियमित सेना को अर्तेश भी कहा जाता है। यह सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय रक्षा की जिम्मेदार है। सैन्य ऑपरेशंस के सभी फैसले यहीं लिए जाते हैं और इन्हीं के जरिए लिए जाते हैं। अर्तेश पर अटैक का मतलब सुरक्षा व्यवस्था फेल कर देना ईरान की। अब टारगेट नंबर 5, अमेरिका हमेशा से ईरान के परमाणु प्रोग्राम का विरोध करता रहा है। नतांज और इस्फहान के परमाणु अड्डे पर ट्रंप के निशाने हो चुके हैं। पिछले साल भी अमेरिका ने परमाणु केंद्र पर हमला किया था। अब आपको सुनवाऊं, सुनिए खुद ट्रंप को जो बता रहे हैं कि कैसे ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी। ऐसा लग रहा है कि ईरान ने अपनी सीमा लांघ ली है। ऐसे लोग मारे जा रहे हैं जिन्हें मारा नहीं जाना चाहिए था। कुछ नेता बस हिंसा की बदौलत राज करना चाहते हैं। ईरान हमसे बातचीत करना चाह रहा है, वो बार बार कोशिशें कर रहा है, लेकिन अब हमारी सेना इस मामले को बहुत गंभीरता से देख रही है। हम ठोस विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। हम अपने लोगों, विद्वानों और नेताओं को यूं ही मरने नहीं देंगे। हमने सुना है कि ईरान खतरे में है, उन्हें बता दीजिए। ईरानी रक्षा बलों ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया है जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। ईरान चुप नहीं बैठेगा और पलटवार करेगा। अगर ट्रंप में हिम्मत है तो आकर दिखाओ। अब देखिए जरा, अमेरिका अगर कुछ करेगा तो वो क्या करेगा। उसके पास एक B-2 बॉम्बर है। अमेरिका अगर ईरान पर अटैक करता है तो B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल कर सकता है। ये वही B-2 बॉम्बर है जिसका इस्तेमाल पहले ईरान के खिलाफ कर चुका है। आपको याद होगा जब B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया था ट्रंप ने, यही बॉम्बर थे जो पहुंचे थे ईरान और वहां उनके परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया था। अमेरिका के पास बम बरसाने वाला स्पेशल विमान है। यह है वो विमान, और जिसका नाम है B-2 बॉम्बर, जो बंकर बस्टर बम गिराता है। केवल अमेरिका के B-2 बॉम्बर से ही यह बम दागा जा सकता है। B-2 स्पिरिट जेट को घातक बॉम्बर के नाम से भी जाना जाता है। B-2 विमान 18,000 किलो तक का विस्फोटक भी ले जा सकता है अपने साथ। आपको बताऊं, बिना ईंधन भरे B-2 बॉम्बर की रेंज 11,000 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि उड़ान के दौरान अगर एक बार इसमें ईंधन भर दिया जाए तो इसकी रेंज और बढ़ जाती है। यानी ईंधन भरने के बाद यह 18,500 किलोमीटर तक जा सकता है। यानी दुनिया में किसी भी जगह कुछ ही घंटों में पहुंच सकता है। B-2 बॉम्बर की कीमत 18,000 करोड़ से ज्यादा है, जो इसे दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट बनाता है। और अमेरिका के पास इस वक्त 19 B-2 बॉम्बर विमान का बेड़ा है। पारंपरिक रडार पर इस जेट को पकड़ पाना मुश्किल है। यह हवाई सुरक्षा भेदने और सटीक हमले करने में माहिर है, इसलिए तो अमेरिका ने इसका इस्तेमाल ईरान पर किया था। जून 2025 में अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ कई हमले किए। तब ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी सेना ने बम गिराए थे। अगर कल ट्रंप हरी झंडी देते हैं तो फिर यह घातक विमान उड़ सकता है। और ट्रंप ने यह विमान दुनिया के किसी देश को नहीं दिया है। सुनिए जरा, ट्रंप ने इस B-2 बॉम्बर के इस्तेमाल के बाद क्या कहा था। मैंने देखा कि हमने ईरान की परमाणु क्षमता को कैसे नष्ट किया। शानदार B-2 बॉम्बर ने सब कुछ खत्म कर दिया। पायलटों के बारे में सोचिए, वे अंदर जाते हैं, वहां उन पर गोलीबारी हो रही है। मैं ये सब कुछ सिचुएशन रूम से देख रहा था। ऐसी परिस्थितियां दिख रही थीं जिन पर आप विश्वास नहीं करेंगे। पायलटों ने कहा कि वो ईरान के हवाई क्षेत्र में घुस चुके हैं और फिर आपको फायरिंग की आवाज आ रही है। B-2 बॉम्बर कमाल है, उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। मैंने तो व्हाइट हाउस में पायलट को सम्मानित भी किया। अब देखिए जरा, ये जो B-2 बॉम्बर है, ये अगर ईरान के आसमान में होगा तो इसमें मिसाइल कौन सी लगेगी। वो मिसाइल जो टारगेट्स मैंने आपको बताए,
जो खमनेई के खास ठिकाने हैं जो निशाने पर होंगे, ये है वो मिसाइल। इसी को कहते हैं बंकर बस्टर बम, यानी बंकर में घुसकर बस्ट करके फाड़कर नीचे की चीज तबाह कर दे। लेकिन देखिए ये बंकर बस्टर बम काम कैसे करता है। ये एक बार अगर B-2 बॉम्बर से दागा जाता है तो उसके बाद कैसे नीचे जमीन पे जाकर बंकर को तबाह करता है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि यह काम कैसे करता है। यह है बंकर बस्टर, आप देख रहे हैं। इस मिसाइल को देखकर ही समझ में आ रहा होगा इसकी ताकत। डोनाल्ड ट्रंप कल ईरान को लेकर एक बहुत बड़ी बैठक करने वाले और इस हाई लेवल मीटिंग में इस बंकर बस्टर हमलों पर बात होगी। अफसर राष्ट्रपति को बंकर बस्टर विकल्पों पर ब्रीफ करने वाले, यानी ट्रंप कल यह तय करेंगे कि बंकर बस्टर बम चलाना है या नहीं चलाना है, कैसे चलेगा। अमेरिका का बंकर बस्टर बेहद खतरनाक, बेहद भेदक है, यानी अंदर तक पेनिट्रेट करता है, जो कई फीट गहराई तक जमीन में जाकर धमाका करता है। मजबूत बंकरों के साथ सुरंगों पर हमला करने की भी क्षमता रखता है। अमेरिका का GBU-57A और GBU-57B बम 13,600 किलो है। एटमी हथियार छोड़ दे तो यह दुनिया का सबसे बड़ा बंकर बस्टर बम है। अब यह हमला कैसे करता है देखिए, ठीक इस तरह से, यानी 6 मीटर लंबा यह बम विस्फोट से पहले करीब 180 फीट नीचे जाता है। मिट्टी, मोटी चट्टानों और पहाड़ों को भी यह बम भेद सकता है और एक के बाद एक कई बम गिरते हैं जो अंदर ड्रिल करते चले जाते हैं। देख रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं। एक बम जाएगा अंदर, ड्रिल करेगा, पीछे से दूसरा जाएगा जो धमाका करेगा। टारगेट तक पहुंचते ही भीतर यह बम फटता है और धमाका करता है। यह इतना खतरनाक होता है कि अंडरग्राउंड अड्डों में तबाही मचा देता है। घातक GBU-57 बंकर बस्टर बम सिर्फ अमेरिका के पास ही है, जो कि मदर ऑफ ऑल बम से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। यह है इसकी ताकत। अब सोचिए जरा, अमेरिका ने जो वेनेजुएला के साथ कर लिया, उसके बाद से माना जा रहा है अमेरिका क्या कहीं भी कुछ भी कर सकता है। ईरान क्या इतना छोटा देश है कि उसके साथ भी यह किया जा सकता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ सीधे ईरान से जुड़ रहे हैं। सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि ये जो हालात बने हुए हैं, इस हालात में आखिर ईरान क्या करेगा? ईरान के पास क्या विकल्प है? इससे पहले भी अमेरिका ने कई बार कहा है, लेकिन ईरान को इस बात का यकीन है कि वो अगर हमला करता भी है तो हमारे पास काउंटर अटैक करने के लिए खुद जो अमेरिका के बेसिस हैं वो हैं और हम उन पर जो है हमला करके उसका जवाब देंगे। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका शायद ऐसी गलती न करे और अगर ऐसा करता भी है तो इसका उसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। असलम रिजवी साहब स्कॉलर है, ईरान से हमारे साथ जुड़ रहे थे। वो कह रहे हैं अमेरिका अगर ऐसा करता है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामियाजा क्या इजराइल भुगतेगा क्योंकि नजदीक भी है, या अमेरिका के जो एयर बेसेस हैं आसपास ईरान के, उन पर हमला करेगा ईरान? अब ईरान में क्या हो रहा है? ईरान में देखिए प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शन कम नहीं हो रहा, प्रदर्शन की आग और भड़कती जा रही है। लेकिन सिर्फ प्रदर्शन खमनेई के खिलाफ हो रहा है ऐसा नहीं है, खमनेई के हक में भी प्रदर्शन हो रहा है। वहां खमनेई के हक में मस्जिदों में प्रदर्शन हो रहा है। और खमनेई के हक में सड़कों पर भी प्रदर्शन हो रहा है। उनके हक में लोग सड़कों पर उतरे। खमनेई के जो खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। दूसरी तरफ ईरान से निकलकर बाहर जाएंगे तो दुनिया के दूसरे देशों में भी प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीर पेरिस की मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां लोग सड़कों पर उतरे।
दूसरी तरफ अमेरिका में देखिए, लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन कर रहे थे। एक शख्स ट्रक लोगों के ऊपर से चढ़ाकर निकल गया। अब देखिए ईरान में क्या हो रहा है। खमनेई बहुत सख्त हो गए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्रदर्शनकारियों में वो लोग भी शामिल हैं जो अमेरिका और इजराइल के इशारे पर उनके मुल्क में आग लगा रहे हैं। खमनेई सबको सूली पर चढ़ाने की तैयारी में है जो प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान हिंसा में करीब 600 लोगों की मौत हो गई, इनमें 490 प्रदर्शनकारी और 100 पुलिसकर्मी शामिल हैं। खमनेई सत्ता बरकरार रखने के लिए हर पैतरा भी अपना रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। अब तक 10,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। दरअसल खमनेई ने ईरानी फोर्स को फ्री हैंड दे दिया है और कहा है सभी प्रदर्शनकारियों को सजाए मौत होगी, लोगों को खुदा का दुश्मन मानकर सूली पर लटकाया जाएगा। ईरानी अटॉर्नी जनरल मोहम्मद आजाद ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शनकारियों पर मुहरेब कानून के तहत एक्शन होगा और सभी को मुहरेब यानी खुदा का दुश्मन माना जाएगा। इसमें प्रदर्शनकारियों की मदद करने वालों को भी सजा होगी। ईरानी कानून के अनुच्छेद 190 के तहत क्रूर सजा का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर फांसी हो सकती है, हाथ पैर काटे जा सकते हैं, साथ ही दोषियों को देश से निकालने का भी कानून है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सेना कानून हाथ में ले रही है। ईरानी सैनिक खुलेआम प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रहे हैं। अकेले तेहरान में 217 लोगों के मारे जाने की खबर है। डॉक्टर्स की माने तो जितने भी घायल अस्पताल में भर्ती हैं उसमें से अधिकतर लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। दावा है कि पुलिस भीड़ के बीच सीक्रेट एजेंट छोड़ रही है जो प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचकर चाकू से हमला कर रहे हैं और चाकू से जानलेवा अटैक कर वहां से फरार हो रहे हैं। ये जो हालात हैं, इस हालात से निपटने के लिए ईरान सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। ईरान के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं, सुनिए। بازاریا بستن بازار رو و اعتراض داشتن. विदेश से आतंकियों को ईरान में लाया गया, मस्जिदों पर हमला हुआ और लोगों को जिंदा जलाया गया। ईरान में ऐसे लोग नहीं रहते। सभी को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है। सरकार सुनेगी और समाधान करेगी, लेकिन निर्दोषों की जान लेना, आगजनी करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका और इजराइल आतंकियों को उकसाने का काम कर रहे हैं। युवा बहकावे में ना आए, आइए बातचीत से समस्याओं का समाधान करें। अब सवाल यह है, ईरान में जो हालात हैं, लाशों के ढेर लगे हैं, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लोगों को जला दिया गया घरों में, उसके बाद हालात ऐसे हैं जो चिंताजनक है। इस पर हिंदुस्तान की भी नजर है, क्योंकि बहुत से भारतीय ईरान में रहते हैं। भारत सरकार अपने स्तर पर क्या कर रही है और ईरान में भारतीय रहते हैं वो क्या करते हैं। ईरान में हिंसा के बीच भारतीयों की गिरफ्तारी की पहले खबर आई। सोशल मीडिया पर यह खबर फैली कि भारतीय गिरफ्तार हुए। यह कहा गया कि ईरानी पुलिस ने 6 भारतीयों को पकड़ा है, लेकिन ईरानी राजदूत मोहम्मद फथाली ने इसकी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही खबरें पूरी तरह से गलत हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान में 10,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। इनमें से कम 3,000 भारतीय छात्र इस वक्त वहां हैं। दरअसल ईरान में मेडिकल की पढ़ाई सस्ती और उच्च स्तरीय है और भारत में अगर कोई छात्र प्राइवेट कॉलेज में MBBS करता है तो 5 साल के लिए लगभग 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की फीस देनी पड़ती है। वहीं ईरान में MBBS का कोर्स 14 से 15 लाख रुपए में हो जाता है। राहत की बात यह है कि ईरान में सभी भारतीय पूरी तरह से सुरक्षित हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, हम ईरान के हालात पर नजर बनाए हुए, हमने भारतीय छात्रों से संपर्क किया, वो सभी वहां सुरक्षित हैं। ईरान में हिंसा फैलने से भारत को भी नुकसान हो सकता है। आइए अब आपको सुनवाऊं, क्योंकि ईरान और भारत के बीच करोड़ों का व्यापार होता है। ईरान का चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत को रास्ता मिलता है, साथ ही जिससे मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान से व्यापार आसान हो जाता है। इसी रूट के जरिए भारतीय सामान रूस और यूरोप भी जा पहुंचता है और पिछले साल भारत ईरान में 1.68 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। भारत से चावल, चाय, चीनी, दवाइयां निर्यात की जाती हैं और वहीं ईरान से सूखे मेवे, कार्बनिक रसायन, कांच के बर्तन आते हैं। हिंसा की वजह से दोनों देशों के व्यापार पर सीधा असर पड़ेगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे विदेश सचिव। That we have
a very close relationship with. So we are watching. ईरान के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। हम देश में हो रहे घटनाक्रमों पर नजर रख रहे हैं। हमारे दूतावास ने भारतीय छात्रों से संपर्क किया है, वे ठीक हैं और सुरक्षित हैं। हमने सभी को सलाह दी है कि वे अपने अपने स्थानों पर रहें और अशांति के बीच बाहर ना निकलें। हम घटनाक्रमों पर नजर बनाए हुए हैं। अब देखिए जरा, एक तरफ आप देख रहे हैं कि ईरान में क्या हो रहा है। ट्रंप ने वेनेजुएला में क्या किया, राष्ट्रपति को उठाया, राष्ट्रपति बन गए। ईरान पर अगला टारगेट है, लेकिन कुछ देश हैं जो कह रहे हैं इन सबको छोड़ो, पहले पुतिन को टारगेट करो। मैंने आपको पहले बताया था, ज़ेलेंस्की कह चुके हैं, अब ब्रिटेन भी कह रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ये बात कह रहे हैं कि अब टारगेट करो किसके ऊपर, पुतिन के ऊपर। क्या पुतिन को टारगेट करना आसान है, पुतिन को उठाना आसान है? जरा ब्रिटेन क्या कह रहा। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने पुतिन पर यह बड़ा दावा किया है। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति की किडनैपिंग की मंशा जाहिर की है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हिली ने पुतिन को लेकर कहा कि अगर मौका मिले तो मैं पुतिन का अपहरण करना चाहूंगा। ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल तक करार दिया। कहा यूक्रेन में नरसंहार के लिए पुतिन को बंधक बनाया जाए। इन्हीं सब दावों के साथ ब्रिटेन पुतिन को उठाने की फिराक में। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी यही इशारा किया था। ज़ेलेंस्की ने भी पुतिन को उठवाने की मंशा जताई थी। आपको याद होगा जब ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उठवाया, तब ज़ेलेंस्की ने कहा अमेरिका को पता है आगे क्या करना है। ब्रिटेन के दावों को रूस ने गंदी कल्पना करार दिया। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा यह विकृत लोगों की गंदी कल्पनाएं। हालांकि रूसी प्रेसिडेंट पुतिन को उठवाना लगभग असंभव है, क्योंकि पुतिन के पास सबसे हाईटेक सुरक्षाओं में से एक है। 50 से ज्यादा स्पेशल कमांडो हर वक्त पुतिन के साथ रहते हैं। पुतिन के घर की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। ये मिसाइल ड्रोन से होने वाले हमलों से को रोकने में सक्षम है। सड़क पर पुतिन बुलेट प्रूफ कारों के काफिले में चलते हैं और आसमान में उनका विमान किले की तरह सुरक्षित होता है। यह है पुतिन की ताकत। अब सुनिए जरा ब्रिटेन के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। I take Putin into custody. मैं पुतिन को हिरासत में लूंगा और उन्हें युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराऊंगा। मैंने यूक्रेन की शुरुआती यात्राओं में जो देखा है, जिस तरफ इरपिन शहर में यूक्रेनी बच्चों का अपहरण हुआ था, उसके लिए पुतिन ही जिम्मेदार हैं। अब देखिए, कहा जा रहा है एक और टारगेट है ट्रंप का, यानी ट्रंप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ट्रंप खुद भी कई बार एक और जगह का नाम ले चुके हैं, वो ग्रीनलैंड है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं ग्रीनलैंड की तस्वीरें। वैसे ग्रीनलैंड में ग्रीन कम सफेद ज्यादा है, क्योंकि बर्फ ही बर्फ रहती है वहां। और ट्रंप की बार बार बयानों के बाद ग्रीनलैंड में देखिए, वहां भी आर्मी पूरी तरह से तैनात है और तैयारी कर चुकी है, अलर्ट मोड में। अब बहुत कम लोग जानते हैं, ग्रीनलैंड का नाम तो सुन लिया, लेकिन दुनिया के नक्शे में ग्रीनलैंड है कहां पर? तो ये वर्ल्ड मैप आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए इसे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ग्रीनलैंड ऊपर लिखा है, ब्रिटेन आप देख रहे हैं, रूस, चीन, अमेरिका, और जो हिस्सा ग्रीनलैंड है, जो डेनमार्क इसे अपना हिस्सा बताता है, वो ग्रीनलैंड है जिस पर ट्रंप की नजर है। अब आपको बताऊं कि आखिर ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर क्यों है। अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रीनलैंड पर दरअसल कब्जा करना चाहते हैं। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का प्लान बनाने को कहा है सेना को। ब्रिटिश मीडिया हाउस डेली मेल ने इसका खुलासा किया। उसके मुताबिक ट्रंप ने प्लान तैयार करने के लिए निर्देश दिया। ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड को यह जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन ट्रंप के ग्रीनलैंड कब्जा प्लान पर संकट के बादल है, क्योंकि सैन्य अधिकारी इस प्लान से सहमत नहीं दिख रहे हैं। अमेरिकी जनरल इस प्लान को कानूनी रूप से गलत बताते हैं। इसको लेकर डेली मेल का एक राजनयिक सूत्र ने बताया कि जनरलों को लगता है कि ट्रंप की यह योजना बेतुकी और गैर कानूनी है। उनका कहना है राष्ट्रपति की जिद 5 साल के बच्चे से लड़ने जैसी है, जबकि ट्रंप कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं करेगा तो रूस और चीन ग्रीनलैंड पर कब्जा करके काबिज हो जाएंगे। हम रूस और चीन को पड़ोसी के तौर पर नहीं देखना चाहते हैं, ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए ताकि वहां से चीन की निगरानी कर सके। ग्रीनलैंड पर कब्जा करके ट्रंप की नजर यहां के दुर्लभ खनिजों पर है। रेयर अर्थ मटेरियल के अलावा समुद्री रास्तों पर वो पैठ बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड एक द्वीप है जिसकी आबादी सिर्फ 57,000 है। ग्रीनलैंड की सेना नहीं है,
डेनमार्क उसकी रक्षा विदेश नीति संभालता है। ऐसे ट्रंप के हमलों पर डेनमार्क ने कहा है कि अमेरिका अगर हमला करेगा तो हम पहले गोली चलाएंगे, उसके बाद बातचीत करेंगे। और सोचिए, डेनमार्क नेटो देशों का भी हिस्सा है। ट्रंप ग्रीनलैंड पर अटैक करते हैं तो नेटो भी टूट जाएगा। सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about हम ग्रीनलैंड पर कुछ करके ही रहेंगे, चाहे उन्हें पसंद हो या ना हो। Greenland, whether they like it or not. अगर हमने आसान तरीका नहीं अपनाया तो हम मुश्किल तरीका अपनाएंगे। China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. अगर हमने ऐसा नहीं किया तो रूस या चीन ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे, और हम रूस या चीन को पड़ोसी के रूप में नहीं रखना चाहते। ठीक है? Easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ट्रंप कल क्या करेंगे कोई नहीं जानता, कल क्या कहेंगे यह भी कोई नहीं जानता। आज की एक और बड़ी खबर है बीएमसी चुनाव में, लेकिन नेता बहुत कुछ कह रहे हैं। महाराष्ट्र का घमासान और जहरीली जुबान। 15 तारीख को, 15 जनवरी को बीएमसी का चुनाव होना है, और उस चुनाव से पहले देखिए एक बड़ी रैली हुई जिसमें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर थे। समोर यावं, पत्रकारांची दोनों भाई साथ थे। दूसरी तरफ देखिए, असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी रैली में पहुंचे थे, और वहां फिर उन्होंने वही 15 मिनट वाला बयान दे दिया। शिंदे 15 के लोग 15 तारीख को 15 मिनट निकाल लो, मजलिस में और डालो। 15 मिनट निकाल लो, जमहूरियत को मजबूत करो। 15 मिनट निकाल लो, अपने कॉर्पोरेटरों को मुतफिक करो। 15 तारीख को आसमान में से पतंग रहेगी, इंशाअल्लाह जश्न मनाएंगे। नारे तकबीर। अकबरुद्दीन कह रहे हैं 15 मिनट निकाल लो, इशारा कुछ और था। लेकिन ओवैसी बंधुओं पर आज अबू आजमी ने, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने अटैक किया। अबे मैं उत्तर प्रदेश का पकड़ दूंगा, बत्ती से बाहर निकल। अरे ये जो है ये औरंगाबाद वाला बहुत बात करता है। अबे मैं उत्तर प्रदेश का पकड़ दूंगा, बत्ती से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। अरे ये जो है ये औरंगाबाद वाला बहुत बात करता है। अबे मैं उत्तर प्रदेश का पकड़ दूंगा, बत्ती से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। दूसरी तरफ राज ठाकरे भी रैली कर रहे थे। चुनावी माहौल ऐसा है कि जुबानें कैसे कड़वी और जहरीली हो गई हैं। राज ठाकरे लात मारने तक पहुंच गए। समोर यावं, यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे, हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। तो बात लात तक चली गई, और यहां फिर लात, घूसे और हाथ चलने लगे। ये शिंदे का समर्थक बताया जा रहा है जिसके साथ मारपीट हो रही है। तो सोचिए जरा, बीएमसी चुनाव ऐसा लग रहा है जैसे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। अबू आजमी ने नीतीश राणे पर भी हमला किया रैली में। नेपाली दिखता है, टिंगरा सा है, एक मंत्री है, नेपाली दिखता है, टिंगरा सा है। अरे बोलता है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। क्या हम हिजड़े हैं, क्या मारेगा तू? इतनी ताकत तेरी है, पुलिस को हटा दे और आप मस्जिद में घुस के देख ले क्या हालत तेरी होती है। अब देखिए जरा बीएमसी चुनाव की बयानबाजी देखिए, जिससे आपको अंदाजा होगा कि वहां महाराष्ट्र में सियासी पारा कितना हाई है। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई 15 मिनट का जिक्र किया। महाराष्ट्र में एक चुनावी रैली में अकबरुद्दीन ने भड़काऊ बयान दिया।
कहा 15 तारीख का दिन याद रखो और बस 15 मिनट का वक्त निकालो और उस दिन आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहनी चाहिए। पतंग MIM का सिंबल है जिस पर ओवैसी ने वोट डालने की अपील की। इसके अलावा यूपी बिहार से आए लोग महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की कोशिश ना करें, राज ठाकरे ने कहा। वैसे तो मुझे निजी तौर पर किसी भी भाषा से कोई नफरत नहीं है, लेकिन अगर इसे थोपने की कोशिश करोगे तो मैं आपको लात मारूंगा। कुछ दिन पहले तमिलनाडु से कोई रसमलाई भी मुंबई आया। तुम्हारा यहां क्या संबंध है, तुम्हें मुंबई में घुसने नहीं देंगे। दरअसल बीजेपी के नेता अन्नामलाई आए थे, उन्हें राज ठाकरे रसमलाई कह रहे थे। कुछ लोग कह रहे हैं, अन्नामलाई ने कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर मैं मुंबई आया तो मेरे पैर काट देंगे। मैं तो मुंबई आऊंगा, हिम्मत है मेरे पैर काट कर दिखाओ। आदित्य और राज ठाकरे मुझे धमकी देने वाले कौन होते हैं? अगर मैं ऐसी धमकियों से डरता तो अपने गांव में ही रहता। उद्धव ठाकरे ने कहा, हमने मुंबई को खून बहाकर हासिल किया था, लेकिन बीजेपी और उसके गठबंधन ने इसे बर्बाद कर दिया है। बीजेपी मुंबई की पहचान से ही छेड़छाड़ करना चाहती है। वो मुंबई का नाम फिर से बॉम्बे करना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, उद्धव ठाकरे हिंदू और मराठियों में दरार डाल रहे हैं। सत्ता के लालच में वो हिंदू हित से समझौता कर चुके हैं। हिम्मत है तो वंदे मातरम और जय श्री राम का नारा लगाकर दिखाएं। अबू आजमी ने कहा, महाराष्ट्र का एक बौना मंत्री जो नेपाली जैसा दिखता है, वो बोलता है कि मस्जिद में घुसकर मुसलमानों को मारूंगा। पुलिस को हटा दें और मस्जिद में घुसकर दिखा। ताकत मिले तो ऐसे मंत्री की जुबान को काट दूंगा। नीतीश राणे कह रहे हैं, हिंदू समाज की तरफ गंदी नजर से देखने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे हिंदुओं को तकलीफ देने का प्रयास किया तो महंगा पड़ेगा। मराठी की सख्ती सिर्फ हिंदुओं पर क्यों, मदरसों में भी मराठी बोलनी चाहिए। आइए अब इन सियासतदानों की ये तीखी जुबान भी सुनिए। सुनने शिंदे 15 कह रहे लोग है ना। 15 तारीख को 15 मिनट निकाल लो, मजलिस का और डालो। 15 मिनट निकाल लो, जमहूरियत को मजबूत करो। 15 मिनट निकाल लो, अपने कारपोरेटरों को मुंतखब करो। 15 तारीख को आसमान में से पतंग 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 रहेगी। इंशाअल्लाह जश्न मनाएंगे। नारे तकबीर। युपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही। युपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे। हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। हमने कभी किसी भाषा का विरोध नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी, हम सारे लोग यहाँ जैसे दूध में शक्कर घुल मिलकर अच्छा एक क्या कहते हैं मिल्क शेक भी बना सकते हैं, तो उसमें नमक डाल रही है। हम सिर्फ हमारा न्याय मांग रहे हैं। आज मराठी लोगों को घर नकारा जा रहा है। ऐसे एक व्यक्ति मराठी दिखाओ कि अन्य राज्यों में जाके गुंडागर्दी कर रही है। हम जो हमारे साथ घुलमिल कर रहे हैं उनके खिलाफ थे नहीं और रहेंगे भी नहीं। ये पहली बात तो गीदड़ भपकियों से डरने वाले लोग हम हैं नहीं। तो आपने चैलेंज दिया था कि जिस समय एकनाथ शिंदे जी मुंबई में आएंगे हम उनको एंट्री नहीं करने देंगे। एकनाथ शिंदे जी मुंबई में आए, बकायदा 50 MLAs के साथ आए, इसी मुंबई के रास्ते से, और तब तो ये सत्ता में थे, इसी मुंबई के रास्ते से हम चलते हुए राजभवन गए, हमने सरकार स्थापित की। ये जो है ये औरंगाबाद वाला बहुत बात करता है। अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, बत्ती से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। एक MP लेके दंदनाते फिरते हो। मेरे पास 37 MP है, 37 MP की पार्टी। एक MP वाला पूरे देश में जाके इलेक्शन लड़ा रहा है। मेरी 37 MP की पार्टी नहीं लड़ाती इलेक्शन, क्योंकि ये पार्टी वोटों का बंटवारा नहीं चाहती। तो सिर्फ जबान इतनी जहरीली नहीं हुई। BMC का चुनाव है और प्रधानमंत्री की बात हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस माहौल को गर्म किया ये कहकर कि उन्हें ताकत मिली तो प्रधानमंत्री के पद पर हिजाब वाली को बिठाऊंगा। अब देखिए ओवैसी क्या कह रहे हैं, और ओवैसी जानबूझकर कह रहे हैं। उन्हें पता है
कि वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो उन्हें फायदा क्या होगा। ओवैसी के बयान पर संग्राम है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पाकिस्तान में सिर्फ एक ही धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन हमारे यहां कोई भी भारतीय नागरिक पीएम बन सकता है। एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, संविधान में कोई रोक नहीं है, कोई भी पीएम बन सकता है, लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र और हिंदू सभ्यता वाला देश है। हमें पूरा भरोसा है कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू होगा। ओवैसी ने कहा, असम के सीएम हिमंता के दिमाग में ट्यूबलाइट है। शर्मा को लगता है कि संविधान की भी समझ नहीं है। मुस्लिमों से नफरत करने वाली पार्टियां ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। गिरिराज सिंह ने कहा, ओवैसी जैसे लोग क्या गजवाए हिंद की फिराक में है। कांग्रेस ने जो तुष्टीकरण की नीति फैलाई वो अब चलने वाली नहीं है। इमरान मसूद ने कहा, कांग्रेस नेता ने, ओवैसी की बातें दिन में तारे देखने जैसी हैं। लोकतंत्र में हिजाब पहनना और ना पहनना निजी मामला है। वैसे हिमंता के बयान का भी संविधान में कोई आधार नहीं है। धर्म यह तय नहीं करता है कि संवैधानिक पदों पर कौन बैठेगा। राम भद्राचार्य ने कहा कि अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति बने, उन्हें और क्या चाहिए। भारत में कभी हिजाब वाली पीएम नहीं बनेगी, बल्कि साड़ी पहनने वाली महिला ही पीएम बनेगी। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, हमारा ड्रीम सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। हम चाहते हैं कि एक तिलकधारी और भगवाधारी बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी शासन करे। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, मियां ओवैसी कहते हैं कि हिजाब वाली पीएम बनेगी। मैं आपको चैलेंज करता हूं, पहले आप किसी पसमानदा या हिजाब वाली को अपने AIMIM का अध्यक्ष बनाकर दिखाएं। सुनिए जरा ये हिजाब वाली पॉलिटिक्स पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे, पर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। संविधान के अनुसार किसी के भी प्रधानमंत्री बनने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसकी सभ्यता हिंदू है और हम दृढ़ता से मानते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू ही होगा। ठीक है, उद्योग में यहाँ यदि कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी, हिंदुस्तान में साड़ी पहन के ही बनेगी। क्या बोल के गया ओवैसी? किसी ने सुना ओवैसी का भाषण? ओवैसी बोल रहा है कि एक दिन मुंबई में बुर्के वाली मेयर बनेगी। मैंने कहा, मियां पहले बुर्के वाली को अपने घर से तो निकाल, पहले उसे स्कूल तो भेज। और बुर्के वाली की आंखें खुल गई तो ईरान में देख लो क्या कर रही हैं बुर्के वालियां। जिस दिन इधर ऐसा हो गया ना, उधर ओवैसी खुद ही बुर्का पहन के भागेगा उस दिन। अब आपको बताऊं कि आखिर ये जो नाक की लड़ाई है महाराष्ट्र में, ये लड़ाई आखिर क्यों इतनी बड़ी है। इसके पीछे वजह है, बीएमसी समेत महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाओं के लिए चुनाव हो रहे हैं। 3 दिन बाद 15 जनवरी को मतदान है और 16 को नतीजे आएंगे। स्थानीय निकाय के चुनाव महाराष्ट्र की सियासी जमीन तय करते हैं। दरअसल यह बीएमसी इसका चुनाव, सियासी रसूख के साथ ही इन चुनाव में कामयाबी फंड की गारंटी भी है। बीएमसी देश का सबसे अमीर नगर निगम है, इसका बजट सोचिए 74,000 करोड़ है, इसलिए लड़ाई बड़ी है और बड़े बड़े नेता रैलियां कर रहे हैं। यह बजट गोवा, मेघालय और त्रिपुरा जैसे छोटे राज्यों से भी ज्यादा है। बीएमसी की तिजोरी में करीब 80,000 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट है, इसलिए करीब हर पार्टी के नेता चुनाव जीतने की पुरजोर और पूरी कोशिश करते हैं। बीएमसी में है 227 वार्ड, इसके लिए 1700 प्रत्याशी मैदान में है और इसी तरह बाकी 28 निकायों का कुल बजट भी लाखों करोड़ का। मतलब जीत मिली तो सियासी जमीन के साथ फंड भी बढ़ेगा। हर पार्टी को निकाय चुनाव में मिला यह फंड राष्ट्रीय स्तर तक काम आएगा, कहा यह जा रहा है। इसलिए महाराष्ट्र चुनाव नाक की लड़ाई बना हुआ है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संजय राउत और पीयूष गोयल। राजनीति है, पॉलिटिक्स है, सत्ता सबको चाहिए। तो सामने पवार साहब थे, कांग्रेस थे, हमारी बात हो गई और उनको भी सत्ता की जरूरत थी, हम एक साथ आ गए। दूसरी बात, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों भाई है भाई, हम कहां बीच में आते हैं उसमें, दो भाई है। बीजेपी और शिंदे सेना का ऐड कर लो तो 50% के ऊपर जाते हैं मैडम। तो कहां से उनको बीएमसी में कोई सीटें मिलने वाली? आप देखोगे 200 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के शिवसेना की आएंगी
more than 200 seats, क्योंकि जनता में एक तरफ आक्रोश है कांग्रेस के प्रति, एक तरफ आक्रोश है ये महाविनाश अघाड़ी के ऊपर के विफल होते हैं, साथ में नहीं आते हैं, कभी साथ आते हैं। अभी देखिए, पहले कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे जी साथ में थे, अब तीनों बिखर गए। ओवैसी कह रहे हैं हिजाब वाली को ही पीएम बनाएंगे, लेकिन अगर वो खुद किसी को पीएम बनाने की हालत में कभी आएंगे भी तो उनकी पार्टी से पहला नाम किसका होगा? सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी का, क्योंकि उनकी पार्टी में बड़े पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी ना के बराबर है। फिर भी ओवैसी कह रहे हैं कि वो एक दिन पर्दे वाली को प्रधानमंत्री बना देंगे। क्या जो महिला नकाब, हिजाब या पर्दा नहीं करती है और मुसलमान है, उसे ओवैसी मुसलमान नहीं मानते? इस देश का पीएम या राष्ट्रपति कौन होगा, ये पर्दा या तिलक से तय नहीं होता है, वो जनता के वोट और उनकी काबिलियत से तय होता है। अब्दुल कलाम से लेकर जस्टिस अब्दुल नजीर तक देश के राष्ट्रपति और जज इसलिए नहीं बने कि वो मुसलमान थे। शाहरुख और सलमान बॉलीवुड में स्टार बने, ए.आर. रहमान ने संगीत की दुनिया में झंडा बुलंद किया, और ज़हीर खान से लेकर मोहम्मद शमी और सानिया मिर्जा तक ने खेल में लाखों दिलों को जीता है। तो इसके पीछे धर्म या पर्दे की दीवार नहीं, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और काबिलियत थी। मतलब पर्दे वाली पीएम बनाने की बात महज उलझाने वाला एक जाल है और चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश है, इसलिए इससे सतर्क रहें। और चुनाव से पहले क्या हो रहा है यह मैं आपको दिखाऊं, सीधे लिए चलता हूं एनडीटीवी के खास ऑपरेशन की तस्वीरें। हरे पर्दे के पीछे खतरनाक घुसपैठ का एंगल है। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर रेट कार्ड बन गया है, यानी जो घुसपैठ करके महाराष्ट्र में आ रहे हैं उनके लिए रेट कार्ड क्या है। यानी अगर 25,000 रुपए खर्च करे कोई घुसपैठिया तो वो आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी बनवा सकता है। अगर वो 5,000 से 7,000 रुपए खर्च करे तो जन्म प्रमाण पत्र भी बन जाएगा। 10,000 रुपए खर्च करे तो राशन कार्ड बन जाएगा। 5,000 रुपए खर्च करे तो निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा, और 5,000 खर्च करे तो आधार कार्ड भी बन जाएगा। यानी पक्की गारंटी मिल जाएगी भारत में रहने की। पैन कार्ड 3,000 रुपए में बन जाएगा, कहीं के रहने वाले हो। 1,000 से 1,200 में वोटर आईडी बन जाएगा। घुसपैठिए आने के बाद पैसा खर्च करके सब आसानी से हासिल कर लेते हैं। उसके बाद देश के नागरिक बन जाते हैं, और देश के नागरिक बनकर फिर संसाधनों पर, और न सिर्फ संसाधनों पर, वो वोट देने का अधिकार भी हासिल कर लेते हैं। एनडीटीवी ने बाकायदा ये स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें ये एजेंट्स निकलकर सामने आए हैं जिनका रेट लिस्ट ये है जो मैंने आपको बताया। अब मैंने आपको रेट लिस्ट बताई, लेकिन देखिए क्या ये बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई में बांग्लादेशी घुसपैठ पर यह खुलासा बड़ा है। एनडीटीवी के ऑपरेशन मैंग्रोव से घुसपैठ का चौंकाने वाला सच सामने आया। मुंबई में 7,000 प्रवासियों में 3,014 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। इनमें 73% अवैध बांग्लादेशियों के पास वोटर आईडी कार्ड है। 40% घुसपैठिए कमाई का बड़ा हिस्सा भारत से बाहर विदेश भेज रहे हैं। मुंबई के गोवंडी, मानकुर्द, कुर्ला जैसे इलाकों में अवैध आबादी बढ़ रही है। इन इलाकों में 1961 में हिंदू आबादी 88% थी, 2011 में 66% हो गई। यहां 1961 तक मुस्लिम आबादी लगभग 8% थी, 2011 में 21% हो गई बढ़कर। अनुमान है कि 2051 तक हिंदू आबादी घटकर 50% हो जाएगी, और बढ़ी हुई आबादी में सबसे ज्यादा घुसपैठिए होंगे। इससे सरकारी अस्पताल, नगर निगम सेवा पर भारी दबाव पड़ेगा। सस्ते बांग्लादेशी मजदूरों से घरेलू श्रमिकों की आमदनी घटने लगी है। मैंग्रोव एरिया की अवैध बस्ती से मुंबई में बाढ़ का खतरा भी है, और जनसंख्या बदलाव से मुंबई में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है। अवैध बस्तियों में महिलाओं का यौन शोषण और बच्चियां सुरक्षित हैं। जुलाई 2024 से जुलाई 25 के बीच 7,000 से ज्यादा प्रवासियों पर सर्वे हुआ है, जिनमें से चौंकाने वाला सच सामने आया और हड़कंप मच गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र के सीएम और नीतीश राणे। आप जानते हो कि एक बार इन्होंने कागजात बना लिए तो दिखते भी हमारे जैसे, बोलते भी
थोड़े बहुत हमारे जैसे तो हाँ, तो इसलिए इनको पकड़ना बड़ा कठिन है। तो अब हमने IIT बॉम्बे के साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल बनाया है, उसका हमने फर्स्ट कट देखा, अभी उसको और फर्स्ट इसमें हम लोग 60% तक एक्यूरेसी पर पहुंचे। उनका कहना है कि अगले 4 महीने में हम 100% एक्यूरेसी पर पहुंचेंगे। तो इसके बाद चाहे वो बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो, इनको पकड़ना बड़ा आसान होगा और इसको बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हमने किया है। जो कार्रवाइयां हुई है उसको रोकने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से, उसका भी कभी तो आप लिस्ट देखिए ना, मगर कुछ अधिकार ये बीएमसी को दिए जाते हैं, लोकल बॉडी को दिए जाते हैं, वार्ड ऑफिसर को दिए जाते हैं, और वो अधिकार जब तक हमारे पास आते नहीं तब तक इस तरीके से घुसपैठियों को और इस तरीके के इलीगल लोगों को हम रोक नहीं पाएंगे। यही तो मुद्दा लेके हम लोग 15 तारीख को जा रहे, वोटिंग मांग रहे, ताकि एक बार 15 तारीख को हमारा मेयर उधर बैठ जाए तो ये जितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुंबई से है, अभी 5 ही दिन बाकी है, बैग पैक करना चालू कर दे। 16 तारीख को एक को रखेंगे नहीं इधर। अब देखिए जरा वो एजेंट कितना पैसा लेते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड बनवाने में। ये जितनी चीजें आपको बनवानी है, पैसा फेंकिए सब बन जाएगा। 5,000 में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 3,000 में पैन कार्ड, 1,000 से 1,200 में वोटर आईडी कार्ड। अब आपको बताऊं कि ये तो थी महाराष्ट्र की बात। अब आपको यूपी लिए चलता हूं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है। यह तस्वीर है वाराणसी की। वाराणसी में एक लंबा चौड़ा इलाका जो दाल मंडी के नाम से जाना जाता है, उस पर बुलडोजर चल रहा है। बिजली का तार देखकर अगली तस्वीर देखिए। यह तस्वीर बुलडोजर एक्शन की है। लगभग 100 से ज्यादा घरों पर यहां बुलडोजर चलना है। देखिए जरा यूपी में कहां कहां बुलडोजर गरजा है। यह बनारस की तस्वीर आप देख रहे हैं। बनारस के दाल मंडी में पहली बार बुलडोजर एक्शन हुआ है और यहां 186 घर गिराए जाने हैं, जिसे लेकर भारी विरोध भी हो रहा है। इसलिए पूरे इलाके की बैरिकेडिंग हुई। सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात रहे। जिनके घर गिराए जा रहे हैं उन्हें 191 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। 14 दुकानदारों ने मुआवजे के बाद ध्वस्तीकरण को मंजूरी दी। इसके बाद सबसे पहले इनके घर और दुकान गिराए जा रहे हैं, जबकि 8 घरों पर पहले ही सहमति से हथौड़ा चल चुका है। विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए दाल मंडी से नया रास्ता बनाया जा रहा है। करीब 650 मीटर लंबा रास्ता बेहद संकरा और अतिक्रमण की जद में है। यह सड़क 17 मीटर चौड़ी की जाएगी, इसलिए बुलडोजर चल रहा है यहां पर। संभल की तस्वीर आप देख रहे हैं। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए यहां बुलडोजर चला है। जो जमीन ग्राम समाज के लिए थी, उसमें 8 अवैध घर बने हुए थे। अदालत के आदेश पर इन्हें हटाने का नोटिस जारी किया गया था। कुछ लोग खुद से सरकारी हिस्से का निर्माण हटा रहे थे और बाकी 5 घरों को आज बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया है। यह देवरिया की तस्वीर देख रहे हैं। 50 साल पुरानी अवैध मजार को यहां गिराया गया है। 2 बुलडोजर और 1 पोकलेन से कार्रवाई हो रही है। एमआईएम कार्यकर्ता बुलडोजर एक्शन का विरोध कर रहे हैं। वो कार्रवाई के खिलाफ धरने पर भी बैठ गए। सीओ समेत 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां तैनात किए गए। 7 घंटे में 4000 स्क्वायर फीट के हॉल को तोड़ा गया है। अब अवैध बनी मस्जिद को भी यहां गिराया जाना है। सुनिए जरा वाराणसी में दाल मंडी के लोग क्या कह रहे हैं। यहाँ के जो हमारे नेतागण थे, इनको जानकारी नहीं थी कि यहाँ का खतरा खतौनी रजिस्ट्री A to Z है। लोगों ने सिर्फ भरम बनाया ऊपर ले आकर, ये पूरा दाल मंडी बना है बिना नक्शे के, बिना खतौनी के, फर्जी कब्जा किए हैं तो फलाना किए। जो हो रहा है सरकार के सब मन मुताबिक हो रहा है। हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, हम लोग तो यहाँ पे काम करने वाले स्टाफ हैं। हम लोग को कुछ नहीं बताया गया। हमारे मालिक ने बोला कि अभी कपड़े को अंदर कर लो बस। की दुकान है नहीं है, अपनी है। कपड़ा हटाने लगे, माहौल देख रहे हैं कि ये लोग माहौल ऐसा बनाए हैं
आगे जाएंगे कहाँ, हमारी फैमिली है, दादी है, बच्चे हैं, दादा है। आप ही का है ये इमारत, आप ही की? हमारे भाई का है ये। मैंने पहले ही जो आए थे, परमिशन पहले भी नहीं थी, अभी भी परमिशन नहीं है। कागज लगे हुए पीछे दिख रहे हैं वाराणसी विकास प्राधिकरण के, ये सब नोटिस जो है बेकार है। कहीं बसा दीजिए ना दुकानदार को, बसा तो नहीं, उजाड़ दे रहे, बसा नहीं रहे। कुछ इस पे पैसों को लेकर भी बात नहीं हो रही है? कई जगह बताया जा रहा है कि पैसे भी दिए जा रहे हैं रिलोकेट करने के लिए। जो वो दे रहे हैं उससे तो हमारा होने वाला नहीं है। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, इसरो ने आज एक बड़ी लॉन्चिंग की, तैनात नहीं हो पाया अन्वेषा। तस्वीर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, 2026 में इसरो का ये पहला मिशन था। S139 motor and both strap-ons ignite. Here's the pillar of Lift fire off normal. meets the P1 tracking. canvas of P2 blue. tracking. PSLV C62 P2 flying tracking. the umbilical P4 cargo tracking. and majestic liftoff. PSLV C62 प्रमोचन यान का सफलतापूर्ण उत्थापन प्रथम प्रमोचन मंच से और बढ़ चला है अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर इस मिशन को पूरा करने के लिए। EOS M1 उपग्रह इसरो का इस साल का पहला मिशन कामयाब नहीं हो पाया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सुबह 10 बजे लॉन्च किया गया इसे। PSLV C62 रॉकेट अन्वेषा सहित 16 सैटेलाइट लेकर रवाना हुआ। अन्वेषा को DRDO ने विकसित किया। यह खुफिया सैटेलाइट था जिससे झाड़ी, जंगलों, बंकरों में छुपे दुश्मन को ढूंढना आसान होता। यह धरती से कई 100 किलोमीटर ऊपर से तस्वीर खींचने में सक्षम था। अन्वेषा और 14 सैटेलाइट्स को 512 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित करना था, लेकिन रॉकेट लॉन्चिंग के बाद तीसरे चरण में ही गड़बड़ी आ गई और फिर PSLV C62 रॉकेट रास्ते से भटक गया, मिशन फेल हो गया। हालांकि PSLV को इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट माना जाता है। इसने अब तक 63 उड़ानें पूरी की हैं, इनमें चंद्रयान 1 जैसे बड़े मिशन शामिल हैं। 2017 में PSLV ने एक मिशन में 104 सैटेलाइट लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। फिलहाल इसरो का इस साल का पहला मिशन तीसरे चरण में फेल हो गया। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।